नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। हमारी खास पेशकश महापाप का मास्टरमाइंड कौन। पूरा मध्य प्रदेश गौ हत्यारों का दंश झेल रहा है। लगातार इस जघन्य अपराध की तस्वीरें सामने आ रही है। मंडला और सिवनी के बाद जबलपुर में भी गौ हत्या का मामला सामने आया है। जिले के कटंगी थाना क्षेत्र में मोहला गांव के पास एक गौवंश का कटा हुआ सिर बरामद हुआ। अज्ञात आरोपी एक प्लास्टिक बैग में गौवंश का कटा हुआ सर फेंक कर भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गौहत्या के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कटंगी थाने का घेराव कर दिया। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही कई थानों का पुलिस बल कटंगी पहुंचा। फिलहाल आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है और पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। कटंगी नगर में जो गौ हत्या का मामला प्रकाश में आया है, उससे सर्व हिंदू समाज आक्रोशित है एवं हिंदू समाज द्वारा पुलिस प्रशासन एवं शासन से मांग की जाती है कि 24 घंटे के अंदर यदि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो 24 घंटे के अंदर कटंगी नगर बंद का आयोजन किया जाएगा। तो जबलपुर में कटंगी के पहले हाल ही में सिवनी और मंडला में भी कुछ ऐसे ही मामले देखने को मिले। गौहत्या के इस मामले की तह तक पहुंचने की हमने कोशिश की। देखिए पड़ताल के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। देश का दिल मध्य प्रदेश इन दिनों एक महापाप से बदनाम हो रहा है। मंडला और सिवनी में गौवंश की हत्याओं ने पूरे देश में सनसनी फैला रखी है। एक तरफ प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है तो दूसरी तरफ समाज गौवंश की निर्मम हत्याओं से आक्रोश में उबल रहा है। लेकिन सवाल है कि इस अपराध के साथ साथ समाज में वैमनस्यता का जहर घोलने की कोशिश करने वाले वो कौन हैं? वो कौन है जो शांति के टापू मध्य प्रदेश में बैठकर कानून को धता बताकर गौवंश का वध कर रहे हैं? क्या इस महापाप के तार बाहरी राज्यों से जुड़े हुए हैं? आखिर कौन है इस महापाप का मास्टरमाइंड? देखिए, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती हमारी पड़ताल। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में कोई है जो अशांति फैलाना चाहता है। कोई है जो कानून को धता बताकर एक बेहद घिनौना खेल खेल रहा है। कोई है जो न सिर्फ गौवंश की हत्या जैसे घृणित अपराध कर रहा है, बल्कि समाज का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी घिनौनी कोशिश कर रहा है। ये घिनौना खेल प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में स्थित छोटे छोटे गांवों में बैठकर खेला जा रहा है। मंडला जिले के भैंसवाही और सिवनी जिले के धूमा और धनोरा इलाके में जो हुआ उसे देखकर एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं। भैंसवाही की बात बाद में करेंगे, पहले सिवनी का हाल देखिए। यहाँ के धूमा और धनोरा इलाके में 50 से ज्यादा गौवंश के शव मिले। यहाँ गौवंश के गले रेत कर उनकी निर्मम हत्या की गई। धनोरा क्षेत्र में गौवंश के शव वैनगंगा नदी में बहा दिए गए और धूमा क्षेत्र में गौवंश को घरघटिया गांव में लगे जंगल में मौत के घाट उतार दिया गया। इस वक्त मैं सिवनी के धूमा थाना क्षेत्र के गरघटिया वन क्षेत्र में मौजूद हूँ। गरघटिया ग्राम पंचायत से लगा हुआ जो वन क्षेत्र है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आपको वो मौकाए वारदात दिखाऊंगा जहाँ पर ये गौवंश की यहाँ पर हत्या की गई। यहाँ 28 गौवंश को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया और जो आरोपी थे वो गौवध करते हुए यहाँ से फरार हो गए। ये जो इलाका है जहाँ इस वक्त मैं अभी पहुँचा हूँ, ये पहाड़ी है, यहाँ से वन क्षेत्र से लगी हुई पहाड़ी है। यहाँ तक 4 पहिया वाहन से पहुंचना मुश्किल है, पैदल ही यहाँ पर मुझे भी पहुंचना पड़ा है। तो इस बात की पूरी आशंका है कि यहाँ पर किसी वाहन से गौवंश को नहीं लाया गया होगा, बल्कि जो स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि वन क्षेत्र में ही भीतर जंगल पहाड़ हाँक कर ये गौवंश यहाँ पर लाया गया है और उसे यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया है, ऐसा स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है। लेकिन जहाँ यहाँ 28 गौवंश के रक्त रंजित यहाँ से शव बरामद हुए और उन्हें देखकर ही ये समझ में आया कि ये गौवंश
प्राकृतिक तौर पर किसी तरह से मौत का शिकार नहीं हुए, बल्कि उनकी बेदर्दी से गला रेत कर हत्या की गई है। यहाँ जब गौवंश मिले, कलेक्टर, एसपी, तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुँचे। गौवंश को इस तरह से जो मृत पाए गए थे, गड्ढे करके यहाँ पर फिलहाल दफन कर दिया गया है और प्रशासन इस मामले पर जांच करने की बात कह रहा है। आदिवासी गांव गरघटिया में इससे पहले गौवंश के वध की कोई घटना नहीं हुई थी। भोले भाले आदिवासियों की रूह भी इस घिनौने अपराध को देखकर कांप रही है, जो आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से अपनी पड़ताल में हमने गौवंश के शव देखकर सबसे पहले रिपोर्ट करने वाले वन रक्षा समिति के अध्यक्ष से भी बात की, जिन्होंने दावा किया गौवंश को गांव के रास्ते से नहीं, जंगल के रास्ते ही हाँकते हुए लाया गया और यहाँ बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। मौका वारदात पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पंचम सिंह उइके आपको से मैं बात करवा रहा हूँ, जो कि वन समिति के यहाँ पर अध्यक्ष हैं आप। तो आपने ही सबसे पहले शिकायत की, क्या आपको लगा, सब कैसे ये शिकायत मिली और देख के क्या समझ में आया, ये कब हत्या की गई है और कैसे मुमकिन है कि यहाँ लाकर ये हत्या कर दी जाए? सूचना कैसे मिली, क्योंकि हमें पता चला कि शिकायत सबसे पहले आपने ही की है। जी हाँ, मैंने किया। हम गए थे नागदार और मैं चौकीदार के संग। तो हम लोगों को सीताराम और पतिराम ने फ़ोन पर बताया कि आपके वन विभाग के अंदर 25-30 नंग को इन कत्ल कर दिया। फिर हम लोग गए तो वहाँ देखे तो वास्तव में वो उनका गर्दन भरा नीचे साइड से कटा हुआ था। फिर वहाँ से हम पंचनामा बना बनू कर गए थाना में, तो लाई हमें लोगों ने दी है। तो ये आप बता रहे हैं कि दोनों ने आपको फ़ोन करके बताया, उन्हें कैसे पता चला? यहाँ वे लोग अपने मवेशी लेकर उस तरफ गए थे, जंगल की तरफ। तो जो बात से आई तो उन्होंने देखे कि नहीं कौन चीज़ का बात से आ रही, जाकर उन लोगों ने देखे। फिर वे लोग देख के आकर हमें फ़ोन लगाए थे। तो आपने खुद आकर घटनास्थल देखा और आपको लगा है कि वो हत्या ही है? हत्या ही साहब, हत्या ही है। कटे के निशान थे? हाँ, कटे के निशान थे जी। इधर पुलिस की जांच में लगभग वही निकलकर सामने आया है जो हमारी पड़ताल बता रही थी। धूमा के घरघटिया गांव में जिन गौवंश के शव मिले, उन्हें बड़े वाहनों में नहीं बल्कि पहाड़ों के रास्ते ही जंगल लाया गया था। दरअसल गौतस्कर गौवंश को सिवनी से एमपी बॉर्डर पार करवाते हुए नागपुर और फिर हैदराबाद ले जाना चाहते थे। जब पुलिस की सख्ती के चलते वो सीमा पार नहीं कर सके तो उन्होंने पकड़े जाने के पहले गौवंश को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि गौवंश के कातिलों को हैदराबाद और नागपुर से फंडिंग हो रही थी। सिवनी में पकड़े गए गौ तस्करों ने पुलिस पूछताछ में यही खुलासा किया है। सिवनी पुलिस ने 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या कर उनके शव फेंके जाने के मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। इनमें से शादाब और वाहिद को पुख्ता सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिन पर एनएसए की कार्रवाई भी कर दी गई। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वो नागपुर के 3 तस्करों के संपर्क में थे। आरोपियों ने जिन गौवंश का कत्ल किया, उन्होंने पशु मेले से सस्ते दामों पर खरीदा था। आरोपी गौवंश को सिवनी से नागपुर ले जाना चाहते थे, जिसके बाद गौवंश को आगे हैदराबाद ले जाना था। दरअसल सिवनी में हुए इस महापाप के आरोपियों तक पहुंचाने में गौवंश के ईयर टैग मददगार साबित हुए। गौवंश की यूनिक आइडेंटिटी रखने के लिए उनके कानों पर टैग लगाए जाते हैं। आरोपियों ने अधिकांश गौवंश के कान काटकर उनके टैग भी गायब कर दिए थे, लेकिन 2 गौवंश के कानों पर टैग रह गए। बस इन्हीं की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। गौवंश के कातिल जिन 2 गौवंश के कानों से टैग काटना भूल गए थे, उन्हीं की मदद से पुलिस उनके असली मालिकों तक पहुंची। पूछताछ करते हुए पुलिस उन्हें खरीदने वाले कातिलों तक भी पहुंच गई। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों को नागपुर और हैदराबाद के तस्करों से फंडिंग मिली थी। पुलिस को अपनी गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों के मोबाइल नहीं मिले हैं। पुलिस इन्हीं की तलाश में जुटी है ताकि वो उन्हें फंडिंग करने वाले बड़े तस्करों तक पहुंच सके। आरोपियों को ये गौवंश एमपी बॉर्डर पार करवाकर नागपुर भेजने थे, लेकिन नाकाम होने पर उन्होंने गौवंश की निर्मम हत्या कर दी। सवाल है कि आखिर आरोपियों ने गौवंश को छोड़ क्यों नहीं दिया? आखिर गौवंश को इतनी बेरहमी से मारने का मकसद क्या था? पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपियों का मकसद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना भी था,
जिससे पुलिस की सख्ती कमजोर पड़ जाए और उन्हें किसी दूसरे रूट से गौवंश की तस्करी कर आगे ले जाने का मौका मिल जाए। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में गौ तस्करी और गौ हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 6 महीने में मध्य प्रदेश की पुलिस ने अलग अलग जिलों में गौ तस्करी के अपराध में 575 मामले दर्ज किए और 1121 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 7524 गौवंश तस्करों के चंगुल से छुड़ाए भी गए हैं। मध्य प्रदेश का पुलिस महकमा गौवंश के अवैध परिवहन का तरीका पता करने के लिए करीब 10 सालों में गौ तस्करी के ट्रेंड और रूट का एनालिसिस कर रहा है। इस आधार पर एक्शन प्लान भी बनाया गया, जिससे पता चला कि प्रदेश के दक्षिण और पश्चिम बॉर्डर के जिले जैसे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम और नीमच जैसे जिलों में गौवंश का अवैध परिवहन ज्यादा होता है। इधर पुलिस ट्रेंड को समझकर कार्रवाई कर ही रही थी कि गौ तस्करों ने मध्य प्रदेश के मंडला और सिवनी जिलों में अपना विभत्स चेहरा दिखा दिया। आंकड़ों के मुताबिक बीते 6 महीने में सिवनी में गौ तस्करी के सबसे ज्यादा 55, फिर बालाघाट में 48, बैतूल में 40, खरगोन में 34 और नीमच में 23 मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में पिछले 6 महीने में हुई कार्रवाई के इन आंकड़ों की पड़ताल से साबित होता है कि मध्य प्रदेश का सिवनी जिला गौ तस्करों का ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है। जिले में सबसे ज्यादा 55 बार गौ तस्करों को पकड़ा गया, जिससे पता चलता है कि सिवनी गौ तस्करी का सबसे मुफीद रास्ता है। सिवनी से होकर 5 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। यहाँ से छिंदवाड़ा, नागपुर और बालाघाट का रूट जुड़ा है, जिनकी सीमाएं महाराष्ट्र से लगती हैं। सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के रास्ते तेलंगाना तक गौ तस्करों का तगड़ा नेटवर्क काम करता है। मध्य प्रदेश से 2 तरीकों से गौ तस्करी होती है। पहले गौवंश को पैदल पैदल ले जाते हुए और दूसरा उन्हें बड़े बड़े कंटेनर्स में ठूस कर भरते हुए। जंगल के रास्ते आसपास के जिलों के गौवंश सिवनी लाए जाते हैं। इधर सिवनी से रीवा, नागपुर, मुरैना, ललितपुर, भोपाल राजमार्ग, सागर दमोह और जबलपुर नरसिंहपुर ये 5 हाईवे होकर गुजरते हैं। ऐसे में सिवनी गौ तस्करों का ट्रांजिट पॉइंट बनता है, जहां से गौवंश को मध्य प्रदेश की सीमा लांघकर महाराष्ट्र पहुंचाया जा सकता है। बड़े गौ तस्कर गौवंश को सीमा पार करवाने के लिए अक्सर स्थानीय लोगों की मदद लेते हैं, जिसके लिए उन्हें तगड़ा कमीशन मिलता है। सड़क के रास्ते सीमा पार करते हुए अगर वाहन पकड़ा गया तो कार्रवाई स्थानीय वाहन मालिक पर ही होती है और बड़े गौ तस्कर बच निकलते हैं। पड़ताल में पता चलता है कि इस महापाप के पीछे न सिर्फ गौ तस्करी बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर उसका फायदा उठा लेने की घिनौनी मंशा भी छिपी हुई थी। अब पुलिस नागपुर और हैदराबाद में बैठे गौ तस्करों के सरगनाओं तक कब तक पहुंचेगी, इसका इंतज़ार सबको है। खैर, सिवनी के बाद मंडला के भैंसवाही का भी सच जानिए, जहां घर घर में गौवंश के कत्लखाने चलाने का महापाप किया जा रहा था। इस वक्त मैं मंडला जिले के उसी भैंसवाही गांव में मौजूद हूं, जहां गौवंश के कत्लखाने चलाए जा रहे थे। यहां 11 घरों और 6 गोदामों में गौवंश की हत्या की जा रही थी और उसके बाद उनका मांस बेचने के लिए रख लिया जाता था। बताया जाता है कि दशकों से बल्कि कई सालों से, तकरीबन 15 सालों से ये जुर्म यहाँ पर किया जा रहा था और संगठित तौर पर ये अपराध इस भैंसवाही गांव में अंजाम दिया जाता था। जिले में गौ तस्करी के करीब 5 अपराध दर्ज हुए थे, जिनके आरोपियों का भी कनेक्शन भैंसवाही गांव से निकला था। ऐसे में मंडला के एसपी रजत सकलेचा ने पूरे सबूतों के साथ ये संगठित अपराध पकड़ने की बात ठान ली थी। एसपी बताते हैं कि गांव में जो कुछ भी मिला वो यही साबित कर रहा था कि यहाँ बड़े पैमाने पर गौवध चल रहा है। चूँकि वहाँ पर एक कमरा था जो घरों से बहुत दूर था, जहाँ पर कि हड्डियों से भरा हुआ कमरा था, एक पिकअप थी जिसमें हड्डियाँ थी और भी अन्य जगह हैं, तो उसका अनुमान लगाना अभी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन वो काफ़ी संख्या में रहा होगा। पुलिस की इस कार्रवाई में वाहिद कुरैशी नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जो 10 आरोपी फरार हैं उनके नाम नशीर कुरैशी, मुइन कुरैशी, अकील कुरैशी, आबिद कुरैशी, आजम कुरैशी, आसिम कुरैशी, वफाती कुरैशी, सजद कुरैशी, आदिल कुरैशी और मतीन कुरैशी हैं। इन सभी आरोपियों पर एसपी ने 50,000 रुपयों का इनाम घोषित कर दिया है।
और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। एसपी रजत सकलेचा के मुताबिक घटनास्थल से बरामद हुआ मांस वेटनरी जांच में गौमांस साबित हो चुका है और अब वो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एनएसए की कार्रवाई भी करवाने जा रहे हैं। इसमें चूंकि हमें 11 अलग अलग घरों में गोवंश के अवशेष मिले हैं, तो उन 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध हमने एफआईआर दर्ज करी है, जिसमें से एक आरोपी हमारी गिरफ्त में आया है और अभी बाकी अन्य आरोपियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो फरार आरोपी हैं उसमें लगभग 50,000 रुपये का कुल इनाम घोषित किया गया है और ऐसे आरोपी जिन लोगों ने पुनः इस अपराध को किया है, ऐसे उनके अलग अलग जगहों के रहने वाले, जैसे दमोह में हैं, पांडुर्ना में हैं, गोहलपुर, जबलपुर में, उनके विरुद्ध पूर्व से अपराध दर्ज हैं, तो उन लोगों के ऊपर हम एनएसए की कार्रवाई कर रहे हैं। इधर मंडला जिला प्रशासन ने पुलिस के इनपुट पर तेजी दिखाते हुए अवैध मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की है। मंडला के एडीएम राजेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस के अलावा प्रशासन भी अपना इंटेलिजेंस अलर्ट मोड पर ले आया है ताकि जिले का दूसरा कोई गांव भैंसवाही जैसा न बनने पाए। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई उसकी हम लोगों ने जब तलाश करवाई तो वहाँ पे ट्रक में भी कुछ गोवंश मिले थे, कुछ कटे भी थे, कुछ अवशेष भी थे। फिर नेक्स्ट डे सुबह जब घरों की तलाशी हुई तो वहाँ से भी निकले, तो उसके कारण फिर 11 मकान और 6 गोडाउन तोड़े गए और अभी भी मतलब पुलिस उस पर सर्च जारी किए है और कहीं भी ऐसा मिलेगा तो उसमें तत्काल कार्रवाई होगी। एनएसए कार्रवाई पुलिस की तरफ से बन के आएगी और फिर उसमें कलेक्टर कोर्ट से डिसीजन होगा। अब हम लोग पुलिस के अलावा अपना इंटेलिजेंस भी थोड़ा सा अलर्ट मोड पे डाल रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होना अच्छी बात नहीं है और समय से इसमें सूचना मिल गई तो कार्रवाई भी तत्काल हो गई। मंडला में गौकशी का अड्डा बने भैंसवाही कांड पर पुलिस और प्रशासन की जांच और कार्रवाई जारी है, लेकिन अब भी कई सवाल और सबूत हैं जो ग्राउंड जीरो से सामने आना बाकी हैं। इस वक्त मैं भैंसवाही गांव में ही मौजूद हूं और आप देखेंगे कि गौवंश के अवशेष भी यहां पर नज़र आएंगे। मैं इस गांव के भीतर एक नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरा पर्सन से कहेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको हड्डी भी बिखरी नज़र आएगी और गायों को बांधने की रस्सियाँ यहाँ दिखेंगी, लेकिन साथ ही साथ सबसे गंभीर बात यह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हड्डी इस तरह से पड़ी हुई है और ये खुले में इस तरह से गौवंश के अवशेषों का मौजूद होना ये बताता है कि किस तरह से यहाँ पर इस घृणित अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भैंसवाही गांव में जब इतनी बड़ी संख्या में गौवंश के कत्लखाने चलाए जा रहे थे तो इतनी बड़ी तादाद में गौ मांस कहां ले जाया जाता था। मंडला जिले के भैंसवाही गांव में गौवंश के कत्लखानों का जो खुलासा हुआ उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार सहित फरार आरोपी अवैध मकानों में चल रहे कत्लखानों में गौकशी करते थे और फिर गोमांस को बेचने में पूरे परिवार की मदद ली जाती थी। सूत्र बताते हैं कि भैंसवाही से निकलने वाला गौमांस कुछ होटलों और आसपास के कई जिलों में भेजा जाता था। गौमांस की तस्करी में आरोपियों के घरों की महिलाएं भी शामिल थीं, जो पिट्ठू बैगों में गौमांस लेकर बस से सफर करती थीं। गौकशी के इस गिरोह ने भाड़े पर काम करने वाले पेडलर्स भी बना रखे थे, जो कमीशन बेस पर गौमांस अलग अलग शहरों में बेचा करते थे। इस पर मंडला जिले के एसपी रजत सकलेचा का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। तो इसकी हम बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम कर रहे हैं। चूँकि अभी एक ही आरोपी मिला है तो हमें कुछ बुनियादी जानकारी मिली है। विस्तृत जानकारी हमें तब मिल पाएगी जब हम अन्य आरोपियों को पकड़ेंगे, तो किस तरह से गोवंश यहाँ आ रहा था और कैसे गोवंश की चमड़ा, हड्डियाँ, वसा और बीफ गोमांस कहाँ जा रहा था, इसको हम लोग क्लियर कर पाएंगे। चूँकि केसेस अभी दर्ज हुए हैं और विवेचना प्रारंभ हुई है तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ न कुछ लिंकेजेस निकल के आएंगे, तो आरोपियों की बढ़ने की इसमें संभावना रहेगी। हमारा सवाल पुलिस के अलावा मंडला के जिला प्रशासन से था, जिसकी नाक के नीचे एक गांव में सालों से अवैध कत्लखाने चलाए जा रहे थे। जिम्मेदार अधिकारियों से हमने पूछा कि आखिर प्रशासन ने इस कार्रवाई में इतनी देर क्यों कर दी। एक हम कहें कि काला काम यहाँ पर हो रहा था, इसको नेक्सस को पूरी तरह से तोड़ने के लिए प्रशासन किस तरह आगे बढ़े। नेक्सस तो देखिए, इस गांव में जैसी सूचनाएं अब धीरे धीरे मिल रही हैं, यहाँ का नेक्सस तो अब यूं ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके जो मकान तो तोड़ ही दिए गए और उनके खिलाफ और भी जो वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी तो नेक्सस तो अब नहीं काम कर पाएगा, पर कहीं और न पनपने पाए उसके लिए हम ज़रूर अलर्ट रहेंगे। सर, एक सवाल ये भी आ रहा है कि एक दशक से ज़्यादा अरसा था जब से यहाँ पर इस तरह का काम हो रहा था, प्रशासन ने कुछ विलम्ब कर दिया कार्रवाई में।
पहले की देखिए, हम लोग तो इलेक्शन के टाइम में आए तो उसी तक का बता पाएंगे, पहले का कुछ हुआ होगा तो हमारी जानकारी में है नहीं। खुद भैंसवाही और उसके आसपास के गांवों के लोग क्या बोलते हैं ये भी हमने जानने की कोशिश की है। हालांकि आरोपियों की दहशत के चलते आसपास के ग्रामीण खुलकर कुछ भी बोलने से डर रहे हैं। भैंसवाही गांव में फरार आरोपियों के घरों में सिर्फ महिलाएं दिखी। ये महिलाएं हमारा कैमरा देखकर ही भड़क उठी, हमें गांव से निकल जाने की धमकियां दी। फिर भी हमने फरार आरोपियों की इन परिजन महिलाओं से बातचीत की। हर आरोपी की तरह उन्होंने भी खुद को बेकसूर बताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फरार आरोपियों के बारे में जानकारी देने से बचती रही। नहीं, काट के नहीं, जो आप बोलोगे वही चलेगा ना। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये घर आपका था? हाँ जी, हमारा था। ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर गौहत्या की जा रही थी और जो प्रशासन ने इसीलिए आई थी, पुलिस यहाँ पे सोई थी, ताला लगा नहीं था, पूरा खुला था। क्या पाई है पुलिस वाले, वो जवाब दे हमें। हमारे पास गाय थी, एक पड़िया थी, एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी। ले जाना रहा तो सबको ले जाते ना। हाँ, अगर पालना भी गुनाह है तो हम नहीं कुछ कर रहे, सबको ले जाओ। एक को लेकर चारों को लेके जाएं। जब तो पुलिस वाले इंसाफ कराएंगे ना। आपके पति कहाँ हैं अभी? हमारे पति बीमार है, उनको हार्ट की हो रही है, जबलपुर में भर्ती रहे। ये बताया जा रहा है कि जो 10 लोग थे जो इस कार्रवाई के दौरान चले गए, जिसमें आपके पति भी शामिल थे, इनाम भी घोषित कर दिया है। पति का नाम भी नहीं था। वो एक पुलिस वाले बोल रहे थे कि इनका तो नाम भी नहीं है, तो कहा इसको चुप्पे रहा, चुप्पे दाब के तोड़ दो। नाम तक हमारे पति का नहीं था, मगर यहाँ वाले नाम भी दे दिए। कहे कि यानी चुप्पा हुआ में तोड़ दो, नाम रहे या ना रहे, तोड़ना जरूरी है। तो ऐसे कितने मकान हैं यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है? आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका कौन सा मकान है? हमारा अभी सब एक हफ्ता ही मिलवा जुड़वा रहा, सब लगे अब कहाँ गया मकान कहाँ नहीं, सारा तोड़ के। हमारा तो और इतने अभी 6 महीना का बच्चा है, हम दूसरे के घर में फेंक के पड़े हैं। हमारे पति तो और काम करने गए हैं, दिल्ली गए कि भोपाल गए, तो यहाँ रहते नहीं रहे। आपके पति कहाँ है अभी? हमारे पति तो वहाँ काम करते हैं, का नाम है रे, लखनऊ में। वहाँ का मकान भी टूटा? जी, हमारा भी मकान है। हमारा फर्स्ट में मकान है, हमारा मकान भी टूटा। यहाँ पे 11 मकान बोले जाते थे तोड़ने के लिए, 14 मकान तोड़े गए, बेकसूर तोड़े गए। यहाँ पे जितने मकान है सब बोला जाएगा कि सब टूटे, जब तो एक बात है कि चलो सब एक। हमें का कि कोई काम करते हैं आदि, मतलब गलत काम, कोई किसी ने देखा हमें, किसी ने पकड़ा हमें। नोटिस नहीं दिए गए इसके, या इस तरह की बातें कही जा रही थी, किस तरह से आप लोग ने ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट किया है? देखिए, अतिक्रमण के केस तहसीलदार कोर्ट में दर्ज होते हैं। तहसीलदार से नोटिस तो उसने दिखाया भी था हम लोगों को मौके पे, और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की कार्य करने वाले, आपराधिक गतिविधियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनको कुछ तो कहना है। बाकायदा उसमें केस तैयार हुआ है, बेदखली का आर्डर हुआ है, नोटिस तामील कराई गई है और उसके फ़ोटोज़ भी लिए गए हैं। बिना नोटिस तामील कराए तो कर ही नहीं सकते। मंडला जिले के भैंसवाही में जो कुछ हुआ उस पर सियासत इसी तरह गरमा रही है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और ये आरोप लगा दिया कि कल तक जो काम भीड़ करती थी वो मध्य प्रदेश में अब सरकार कर रही है। उनकी ओर से गौ तस्करों के मकान गिराने पर सवालिया निशान उठाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दो टूक कह दिया कि अगर मध्य प्रदेश में गौ हत्या होगी तो गौ तस्करों पर इसी तरह कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके से फरार 10 आरोपियों की तलाश की जा रही है। कत्ल खानों वाले मकान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए थे, इसलिए प्रशासनिक कार्रवाई में बुलडोजर से ढहा दिए गए। इस सब के बाद भी राजनीति हो रही है। हालांकि स्थानीय कांग्रेस विधायक चैन सिंह बरकड़े ने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस प्रशासन और राजस्व सभी ने मिलकर जो ये कार्रवाई की है कि हमारे एक मंडला जिला जो शांत जिला है, जहाँ इन सब चीज़ों के लिए उचित स्थान नहीं है और जो भी अपराधी इनमें संलिप्त रहे निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई हो और
इन पे प्रतिबंध लगे। लेकिन मंडला से मीलों दूर हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत गर्म कर दी। AIMIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट X पर बयान देकर सियासी सनसनी फैला दी। इधर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओवैसी को करारा जवाब दिया। उनको बात पहुंचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में सरकार इस साल 2024 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मना रही है। आधा साल निकलने के बाद ही सही, पर प्रशासन को अपनी नाक के नीचे हो रही गौकशी नजर आई और उस पर कार्रवाई भी की गई। मंडला जिले के भैंसवाही गांव में जिस बड़ी तादाद में कत्लखानों के भीतर गौहत्या की जा रही थी, उससे पता चलता है कि यहाँ अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद थे। साल दर साल ये काला कारोबार, ये अपराध बढ़ता ही जा रहा था और कार्रवाई नहीं हुई तो उनके हौसले भी बढ़ते चले गए। शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि यहाँ से गौमांस की तस्करी आसपास के नज़दीकी जिलों तक की जाती थी, लेकिन पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कौन से बड़े शहर हैं जहाँ तक यहाँ से गौमांस पहुँचाया जाता था। इस अपराध में, इस घृणित अपराध में कौन कौन शामिल था, ये पुलिस की तफ्तीश के बाद देखने लायक होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।